सब कर रहे हैं, पता नहीं है, बस मान लो। जानने के साथ एक सबसे बड़ी खराब बात क्या है पता? आपको रोज एक चीज महसूस होती है कि आप कमतर हो। जो लोग जैसी संस्कृति से आते हैं, संस्कृति मतलब क्या? वो समाज का मानना, वो समाज का सोचना, वो समाज कैसे समझता है, वो सबको कुल मिला के एक मोटे मोटे मामले में, लगभग मामलों में हम संस्कृति बोल लेते हैं। तो सब उसको फैलाना चाहते हैं, है ना? चाहे भाषा के रूप में फैलाएं, चाहे रहन सहन के रूप में फैलाएं, चाहे आचरण के रूप में फैलाएं, है ना? देखिए, धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में पलायन हुए हैं, यात्राएं हुई है। इस्लाम जब चला था और तब से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े हिस्से में फैला, उसने खूब यात्राएं की। धर्म को फैलाने का जो जुनून जज्बा है, उसके साथ में मामला होता है। ऐसे ईसाइयत भी फैली। भारत पाकिस्तान जब बंटवारे में अलग हुए थे, तो ऐसा माना जाता है कि 60 लाख लोग इधर के उधर हो गए थे। अगर हम इन बातचीत को पूरी दुनिया में करें, तो पूरी दुनिया में लोग इधर से उधर पलायन हुआ है। सोल ट्रैवलिंग इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग, और हम भी जब से हम पैदा होते हैं मृत्यु तक हम चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, और हमारी सोल ट्रैवल करती रहती है। तो जब हमारे अंदर की आत्मा को ट्रैवल करना इतना जरूरी है, तो हम लोग फिजिकली इस बात से इतने दूर कैसे हो जाते हैं? दुनिया में अगर सबसे विवादित शब्दों के रूप में कुछ शब्द रहे, तो जैसे कि ईश्वर। जैसे ईश्वर आया तो अपने बाय प्रोडक्ट के रूप में कुछ शब्द लेके आया, जैसे कि आत्मा। तो अब दुनिया दो तरीके से बटी, एक वो जो आत्मा में विश्वास रखते हैं, एक हाँ। आत्मा में विश्वास नहीं रखते। हाँ। तो पहला शब्द ये होता है कि आत्मा है क्या। ये चूंकि जानने वाला मामला है, जो महान गुरु है उनके अनुसार जो सरल शब्दों में समझाया गया कि आत्मा एक चैतन्य का है, रूप है, एक चैतन्य है। आत्मा ना तो मर सकती है और ना कट सकती है, ना ये है और नहीं भी है, जैसे कि मामले में है। अब जहां तक आत्मा को लेकर उसके ट्रैवल की बात करें, तो कई धर्मों में इस आत्मा शब्द के साथ या आत्मा की मान्यता के साथ अलग अलग बातचीत की गई है। हाँ, आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा एक आत्मा बस है, समझ लीजिए। तो कई धर्मों में जो इसके बारे में बातचीत की गई है, तो कुछ धर्मों का ये मानना था, जैसे कि मिश्र जैसे धर्मों का, कि हम मरने के बाद किसी और लोक में जाएंगे। तो वो क्या करते थे कि जो चीजें यहाँ है एज इट इज अपने पूर्वजों के उसमें रख देते थे। माया सभ्यता के लोग भी यही मानते थे। ममीज के मामले में मिश्र में जैसा माना गया, माया सभ्यता में भी एज इट इज हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म में शव को जलाने की प्रथा रही, शव को दफनाने की भी प्रथा रही, रेगिस्तान वाला भी मामला रहा, जल में डुबोना वाला भी मामला रहा, वर्तमान समय में जलाने वाला मामला है। इन सारे प्रथाओं के बावजूद भी हम ये मानते थे कि हम कई जन्म लेते हैं और कई योनियां हैं, और कर्मों के हिसाब से सारा खेल होता है। और जैसे कि 64 करोड़ योनियां, है ना, या फेज ऑफ लाइफ। तो हम चूंकि हम एक ऐसी परंपरा से आते हैं कि हम पेड़ पौधे और जीवन, जैसे कि कीड़े से लेकर बड़े प्राणी तक में जीवन मानते ही हैं, लेकिन हम टेबल और कुर्सी पे भी इज्जत से, झाड़ू पे पांव लग जाए तो इज्जत से, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चेतन और अनचेतन के बीच में एक बहुत बारीक मामला में एक हिस्सा है। अब आते हैं ट्रेवल की बात। तो ये पूरी जो जो जगत है, इन जगतों का जो जिक्र है, इनमें ट्रेवलिंग हो रही है ना। कर्मों के साथ हम इसे बेहतर करते जा रहे हैं। अगर हम बुद्ध की बात करें तो वो तो हम समझ पाते हैं कि वो हाथी थे, या हम कई और गुरुओं की बात करते हैं तो वो गाय वाला मामला आता है, कि आप हाथी वाला मामला आता है। कुछ और ऐसे विद्वान हैं जो ये भी कहते हैं कि आप अपने आप को जो मानव शरीर में है देखकर ये कह सकते हैं कि आप पिछले जन्म में या पिछली बारी में आप कौन से जानवर थे। कई लोग जड़ अवस्था में जो पुनर्जन्म की बात करते हैं, वो पेड़ पौधे में होने की भी बात करते हैं। तो आत्मा के अनेकों रूपों में हम ट्रेवल करते हैं। अब थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे जब मैं अब तक समझ पाता हूं कि जीवन को जहां भी पनपने का मौका मिलता है, जीवन पनपता है। और जीवन पनपने का कॉन्सेप्ट ऐसा समझिए कि प्रकृति को कुछ विशेष गैस मिले, कुछ विशेष खाद मिले, कुछ खनिज मिले, और खनिजों के रूप में, और वहां पर जीवन पौधा पैदा हो जाता है या कीड़े पैदा हो जाते हैं। वैसे ही जैसे ही
एक पर्टिकुलर स्थितियां बनती है, मामला हो जाता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। एक सवाल मुझसे एक बार पूछा गया था कि पहले के जमाने में तो बहुत भूत प्रेत होते थे, हाँ, अभी क्यों नहीं होते? हाँ, है ना? हाँ, तो ऐसा कहते हैं कि कृष्ण मूर्ति के रूप में बुद्ध को वापस पैदा करने की कोशिश की गई थी, है ना, थियो सोसाइटी ने, है ना। और ऐसा भी माना जाता है कि महावीर जी जो थे वो लगभग बहुत जल्द रीबर्थ ले लिया था उन्होंने। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो महावीर जो पिछले जन्म थे उस समय वो जिंदा थे और इस जन्म में भी वो जिंदा थे। ये किस्से कहानियां हैं, तो ऐसी मान्यताएं हैं। तो कुछ आत्माएं जल्दी जन्म लेती है, कुछ आत्माएं लेट जन्म लेती है ना। और मैं जैसे पहले कह चुका हूं कि कर्मों का मामला है, कोटा है, समझ लीजिए, है ना। तो अब बुद्ध के मामले में ये वाली बात सुननी हमने, महावीर के मामले में ये बात सुनी, शंकराचार्य जी और मंडल मिश्र जी के बीच में जो धर्म चर्चा हुई थी, जो कि मंडलेश्वर में हुई थी, तो हम समझ पाते हैं कि शंकराचार्य से जब उनकी पत्नी ने, मंडल मिश्र जी की पत्नी ने बात करने को कहा कि अभी तो आपने पति को हराया है, आप मुझसे भी बात कर लीजिए, तो पत्नी ने गृहस्थ सवाल पूछने शुरू किए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये जानता नहीं। तो उन्होंने कहा रुको। तो जैसे ही फिर उन्होंने एक जगह शरीर को रखा और फिर ऐसा माना जाता है, कथाएं कहती है कि वो किसी राजा या राजकुमार के शरीर में गए और फिर उन्होंने गृहस्थ जीवन के को समझा, फिर वो वापस आए। तो फिर जो मंडल मिश्र जी की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा को जाकर कहा कि मैं आ गया हूँ देवी। उन्होंने कहा कि अब हम आपको गुरु स्वीकार करते हैं। तो चाहे गुरु परंपरा हो, चाहे बुद्ध का आना हो, चाहे महावीर का होना हो, चाहे जीवों में आना हो, चाहे प्रकृति के रूप में होना है, चाहे योनियों में होना हो, या चाहे मिश्र हो, चाहे माया सभ्यता हो, और चाहे दुनिया के अफ्रीकन जो कबीलों की परंपरा हो, तो आत्मा को लेकर एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएशन है और ये ट्रेवलिंग के साथ ही है। तो वर्तमान कर्म के साथ आप इस ट्रेवलिंग को और बेहतर कर सकते हैं। ये बार बार हमें समझाने की कोशिश की गई है जी। और यायावर का मीनिंग थोड़ा सा आप ऐसे बताइए कि कोई अगर छोटा बच्चा भी है ना, वो कैसे समझ या वो कैसे समझेगा इस बात को, और यही नाम आपने आपकी किताब के लिए क्यों चुना? देखिए, यायावर शब्द जैसे मैं पहले बताया कि संस्कृत शब्द है ना। और यावर शब्द का सरलतम मतलब है घुमक्कर, है ना, ट्रेवल करने वाले। मैंने बताया कि गृहस्थ अग्निहोत्र करने वाले या गृहस्थ ब्राह्मणों का समूह, है ना, ये सब वैल्यूज है। मैं यायावर कौन है वाले सवाल का जवाब एक कविता के छोटे हिस्से से देता हूं कि प्रकृति के आभार के लिए युगो युगांतर से शब्द तलाशने की अधूरी यात्रा है यायावर। जहां मापदंड स्वयं शंभु बन रचे जाते, जहां प्रलय भी स्वयं इच्छा पर घट जाता, जहां अनिश्चितता ही सत्य है, जहां परिवर्तन ही नियम है, प्रारंभ शून्य और अंत को एक ही काल समय में देख लेने वाला दृष्टा है यायावर। आंधियों के समूह को निहारता, प्रचंड लहरों को देखने का साहसी, जंगल को घर कहता, एकांत में सबसे बेहतर होता, अनंत हृदयों का मालिक है यायावर। शक्ति आजमाने को, कुछ दूर ही हो आने को, शक्ति आजमाने को, धूल में खो जाने को, कुछ दूरी हो आने को, मचलता तड़पता आतुर होता यायावर। जिसके चेहरे पर कभी यौवन झुर्रियां नहीं, जिसके यौवन पर कभी झुर्रियां नहीं समाती, है ना, अपरिचित राहों पर जो विजय गीत गाता, प्रगति के मापदंड बदलो जो सब जगह चिल्लाता, है ना, अंतर्द्वंद से लड़ता, यथार्थ संभावनाओं से जूझता है यायावर। स्वर से, शब्दों से, भाव से, वेदनाओं, कुंठाओं और मौन से भी कहता है यायावर। सब तरफ मतलब भरे हैं, चारों तरफ अनजान खड़े हैं, कबीर के वो राग गाता, अपना तारा खूब बजाता, भीड़ में अकेला पड़ जाता है यायावर। मैं अंतिम लाइन कहता हूं, अंतिम बंद कहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे हमेशा से, कि यायावर हिमालय की आखिरी उम्मीद है। यायावर हिमालय की आखिरी उम्मीद है, समुद्रों की गर्जन है, नदियों का संदेश वाहक है, हवाओं की आखिरी सांस है, प्रकृति का संगीत है, पेड़ों का रक्षक है, वन्य जीवन की पीड़ा का निवारक है। अंतिम अद्भुत लाइन की प्रकृति का संगीत है, पेड़ों का रक्षक है, यायावर शरीर नहीं, जीवन चेतना है। जो आपने ये पूरा एक्सप्लेन करा ना, अभी थोड़ा टाइम से हम लोग सेव और सेव सॉइल, सेव प्लांट, सेव एनवायरनमेंट, यही बात करते हैं। और शायद आपकी कविता का भी मेन उपदेश यही है कि यायावर यही सब चीजों को बचा के रखता है। पर लोग ट्रैवलिंग को, फिर से मैं वही रिपीट करूँ, लोग ट्रैवलिंग को बहुत नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव कॉनोटेशन में ही जाता है। तो आप अगर किसी
अगर मुझे ट्रैवल करना है तो साधारण सी भाषा में मुझे कैसे ट्रैवल करना चाहिए। या मैं किसी मंदिर जा रही हूँ, किसी सिटी जा रही हूँ, राजवाड़ा ही जा रही हूँ इंदौर का जो सबसे फेमस है, पर मुझे आज तक राजवाड़ा के अंदर की इम्पोर्टेंस नहीं पता होगी, उतना ही पता जितना आसपास के लोग बताते हैं। तो मुझे किस तरह से ट्रैवल करना चाहिए इंडिया और इंडिया के बाहर। ठीक है, इसको सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, ट्रैवल एक अनंत चीज है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कई जन्मों के साथ ही घट सकता है, वो भी कुछ जगहों पर भी, है ना। तो अगर हम एक वर्ल्ड लेवल पर जो विद्वानों ने मिलकर एक मोटा मोटा माना है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है इस वक्त दुनिया में 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक है कल्चर क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, एक है नेचुरल साइट, तीसरी है मिक्स्ड, है ना। तो 1199 जो साइट्स है, इसमें 993 साइट नेचुरल है, 227 के आसपास, मोटा मोटा आंकड़ों में अगर मैं गलत हो सकता हूँ आप भाव समझिएगा, 227 के आसपास नेचुरल है और 39 के आसपास मिक्स है। अगर आप इस विश्व को इन जगहों के साथ देख ले तो आप इस विश्व का बड़ा मामला कवर कर लेंगे, है ना। दूसरा, कुछ और विद्वान कहते हैं कि इसके साथ में अगर आपको थोड़ा और बेहतर होना है तो कुछ जूलॉजिकल पार्क्स और कुछ बॉटनिकल पार्क्स भी जरूर घूम ले। जूलॉजिकल पार्क्स क्यों? क्योंकि विश्व के अनेक अलग जियोग्राफी के हिसाब से वहां पर जो जीव पैदा हुए हैं, जो अद्भुतता ईश्वर ने पैदा की है, वहां मौजूद है। चूंकि आप एक एक करके ट्रैवल अगर नहीं कर पाए, आप नहीं देख पाए, तो उन जूस में वो मौजूद है या जूलॉजिकल पार्क्स में मौजूद है। दूसरा, बॉटनिकल पार्क जो होते हैं उनमें वहां के जो फोना फना है वो मौजूद है। और तीसरा, संग्रहालय, म्यूजियम्स। जैसे आप भारत आते हैं तो भारत में जो क्षेत्रीयता और राष्ट्रीयता के हिसाब से संग्रहालय बटे हैं। तो राष्ट्रीय संग्रहालय में क्या होता है कि संपूर्ण भारत की अच्छी चीजें रखी हुई हैं। क्षेत्रीय संग्रहालय में क्या होता है कि उस क्षेत्र, जैसे आप इंदौर में है, आप इंदौर संग्रहालय में जाएंगे तो आपको होलकर वंश मिलेगा, है ना, जो लोग यहाँ आसपास के थे वो मिलेगा। तो ऐसा संपूर्णता है। तो विश्व स्तर के म्यूजियम आप देखें, अगर आप इस तड़के को और मिला लेते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। फिर और कुछ विद्वान इसको और कैसे कहते हैं, TCC करके एक क्लब है। देखिए, ट्रेवलिंग के हजारों क्लब है, इस क्लब की मान्यता ये है, इसकी खासियत ये है, लगभग 1954 में बना था, फिर आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये जो क्लब है इसका फुल फॉर्म है ट्रेवल कंट्री क्लब। इसके मेंबर आप तभी बन सकते हो जब आपने 100 से ज्यादा जगह घूमी हो, चाहे ये देश हो या जगहें हो। अब इन्होंने क्या करा, पूरी दुनिया में कुछ जगहें करी। जैसे पैसिफिक ओशन में इन्होंने 40 जगहें करी। इन्होंने अमेरिका को 3 भागों में बांटा। एक है नॉर्थ अमेरिका में 6 पॉइंट्स, सेंट्रल अमेरिका में 7 और साउथ अमेरिका में 14, इंडियन ओशन में 15, एशिया में 52, यूरोप और मेडिटेरियन जो द्वीप समूह है, मेडिटेरियन का जो पूरा हिस्सा उसमें 68, अफ्रीका में शायद 55 या 56 और मिडिल ईस्ट में शायद 31। और तो ये एक मोटा मोटा मामला है। तो आप ये पॉइंट्स, अब जैसे इन्होंने, आप भारत आते हैं तो भारत में आपको एक पॉइंट जरूर घूमना है इनके अनुसार, वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, है ना। तो इस हिसाब से अगर ये करते हैं तो आप विश्व भ्रमण को कर सकते हैं आसानी से। आपको थोड़ा और जटिल करना है तो कल्चर के सबसे पुराने सबूतों को, यानी कि सभ्यता के पुराने सबूतों को, यानी कि ट्राइबल्स को, अगर जैसे आप भारत आते हैं तो भारत में 900 के आसपास ट्राइब है अनऑफिशियली, ऐसे फिर ऑफिशियली वैल्यूज है। लेकिन भारत में 75 मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल, मतलब उनमें भी जो और अत्यधिक पिछड़े हैं, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां, आप इन 75 को देखते हैं तो आपको बहुत पिछड़ी सभ्यताओं के बारे में पता चलता है भारत के लेवल। ऐसे ही अफ्रीका, ऐसा ही दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ है। तो इन सब तरीकों से आप विश्व को और तरीके से घूम सकते हैं, आसान तरीके से। और देखिए, घूमने का ऐसा है, देखिए आप लगातार हम YouTube देखते हैं तो YouTube पे कई चीजें दिखाई देती है। एक वो ट्रेवलर है जो केवल लग्जरी लाइफ की बातचीत कर रहे हैं। एक वो ट्रेवलर है कि जब तक अर्धनग्नता और बीच नहीं दिखाएंगे उनके ब्लॉग नहीं बनते या व्लॉग नहीं बनते। एक वो है जो आपको केवल फूड से रिलेटेड है, उसमें भी कल्चर फूड या हिस्टोरिकल फूड नहीं है, है ना। कुछ वो लोग हैं जो किसी हिस्टोरिकल जगह तो जाते हैं लेकिन वो 4 लाइनें बोलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता मूर्ति कैसे देखना है, उस मूर्ति का हिस्ट्री क्या है, गाइड लिया नहीं है, बातचीत की नहीं है। वो ऐसा लगता है कि विकिपीडिया के 4 लाइन पढ़ी और वो 4 लाइन रिकॉर्ड करी और काम हो गया, है ना। तो जब तक आप उस अद्भुतता को सीखने और समझने के लिए सीरियस नहीं है ना, आप सिर्फ जगहों को छू के आए हैं।
जैसे मैं कई बाइकर्स से मिलता हूँ तो वो कहते हैं मैंने 500 किलोमीटर इतने घंटे में कर लिया, तो फिर मैं सच में कहता हूँ कि वो हवाओं की मुलाकात जो चेहरे से होनी थी वो तो हुई नहीं, है ना। वो जो फोना छीना जो जो पेड़ पौधे, जो पक्षी की आवाजें, जो उस एरिया का जो मजा था, वो लोकल फूड था, वो तो गया ही नहीं। तो काहे का, है ना। तो ये ऐसा है मोटा। मुझे आपकी बात से ना एक परफेक्ट एग्जांपल याद है। मुझे फॉर श्योर पता है आपने बवाल देखी नहीं होगी। उसने यूरोप विजिट दिखाया पूरा, और वो जिस तरीके से दिखाया ना, मतलब फिल्म का पैरामीटर बहुत अलग है। मतलब फिल्म्स कितनी इंपॉर्टेंस रखती है किसी ट्रैवलिंग के मीडियम में। तो ऐसे इंडियन एक पहली फिल्म आई जिसमें ट्रैवल को इतना इंपॉर्टेंस दिया। यूरोप जाते और यूरोप की हिस्ट्री बताते कि कैसे कैसे अटैक्स होते थे, कितने लोगों की डेथ हुई। और इससे ज्यादा कल्चरली वाइड हमारा देश है, जहाँ पे हर जगह थोड़े थोड़े किलोमीटर्स में एक नई हिस्ट्री है, पर लोग जानना नहीं चाहते। तो मेरा भी यही सजेशन है कि लोगों को एक बार आसपास के लोगों से भी पूछना चाहिए कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर क्या करते थे, कैसे आए हैं। क्योंकि हम लोग सब फेस वैल्यू पे बात करते हैं, कभी किसी के दिल को जानने की या किसी की फैमिली की हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट नहीं होता है। आई गेस वो भी एक, देखो इसमें 2-3 चीजें हैं। हमारे देश की मीडिया, देखो जब हम खुद ही अपने आप को कमतर मानते हैं ना, तो फिर दुनिया आपको कमतर कहे तो उसमें हमें कोई अजीब भी नहीं लगता। जैसे मान लीजिए आप एक न्यूयॉर्क की डॉक्यूमेंट्री ओपन हो रही है, ये फिल्म ओपन हो रही है, तो आपको बड़ी बिल्डिंगे और उसके साथ ओपन शीट है ना। लेकिन जब भारत की डॉक्यूमेंट्री ओपन हो रही है तो दिल्ली का चेपू स्लम, गाय घुस गई है ना। ये सब भारत की इमेजेस हैं जो बार बार खराब करने की कोशिश की जाती है। हमारी भी प्रॉपर गलती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और देखो मैं एक और बात बताता, दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है ना, लेकिन इटली में की मैं वर्ल्ड साइड है 59, फ्रांस और जर्मनी में 52, चाइना में है 57, और उसके बाद स्पेन में है 50, देन छठे नंबर पे हम आते हैं। मुझे ऐसा लोग कहते हैं कि 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लेके, जिसमें 33 कल्चर्ड है, वो है नेचुरल। आप अजीब क्या है पता है, इसमें दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अपने आप को प्रमोट ही नहीं कर पाती। गवर्नमेंट की भी प्रॉपर गलती है, हमारी भी प्रॉपर गलती है। हम 90 वाले नाम चल रहे हैं अभी हिस्टोरिकल साइट्स पे, और हमें हमारा कल्चर को लेकर उस स्टैंडर्ड का सम्मान नहीं है। हम जैसे आसपास जो हम आसपास है ना, जैसे एक एग्जांपल है, आप ज्यादातर लोग को लगता है कि वाइल्ड लाइफ जब तक किसी टाइगर रिजर्व में चले जाएंगे तब तक वाइल्ड लाइफ नहीं मिलेगी। अरे आप चारों तरफ से भरे पड़े हैं वाइल्ड लाइफ से, लेकिन आप नहीं देखते, नहीं है नजरिया, तो नहीं है। देखो सारा खेल आखिरी में जानने पर आ जाएगा, और जानना मेहनत मांगेगा। तो ये एक जटिल मामला है जी। तो फिर हम वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट ही क्यों करते हैं? हाँ, कि ताकि कुछ लोगों को समझ में आए कि भाई कुछ अच्छे आर्टिकल लिखे जाए, कुछ अच्छी बातचीत हो पाए। और कुछ लोग तो है ना कह रहे हैं कि भाई, हाँ देखो मैं एक लाइन कहता हूं, हमने काश के साथ अधूरी यादों को जिया है, हमने अपने बचकानेपन में सदियों का सौदा किया है, हम पलट के उन अद्भुत लोगों को धन्यवाद नहीं कह पाए, जब उनके साथ जी रहे थे ना तब ज्यादा नहीं जी पाए। वो सब खोया है जो वक्त के साथ संभाला जा सकता था, वो सब खोया है जो जीवन को और जीवित बना सकता था। सब है फिर भी खाली खाली से हाथ हैं, सब है फिर भी एक अधूरापन है, सब है फिर भी एक आजू है, सब है बस अंदर एक आदमी नहीं है। और शायद उसी की तलाश में हम ट्रैवल करते हैं, वो वैल्यू है। और आपने मुझे ऑफ कैमरा एक ही लाइन में यायावर और टूरिज्म का एग्जांपल दिया था। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ऑडियंस के लिए भी वो एक बार बोलें। यायावर कब आपको लगता है कि आपके अंदर से आएगा? देखो जब देह भोग भोग के ना थक जाओगे, जब आर्थिकता का कोई नया गीत नहीं गाओगे, जब सुख सुविधाओं का कोई मोह नहीं बचेगा, जब जमीर का कोई टुकड़ा नहीं टूटेगा, जब समाज के सारे दायित्व खोखले लगने लगेंगे, जब सारे रिश्ते नाते झूठे लगने लगेंगे, तब तुम्हारे अंदर किसी कोने में मैं जीवित हो उठूंगा। याद रखना, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं तुम्हारे अंदर का यायावर। मतलब अगर हम इस पॉडकास्ट को एंड भी करें एक लाइन से, तो उसका मीनिंग ये है कि आप एक्चुअल ट्रैवलर तब, या एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी को तब एक्सपीरियंस करेंगे जब आप एक शुद्ध मन से ट्रैवलिंग को चालू करेंगे। यही एक सिक्के के दो पहलू है। और एक और आपने बात कही थी कि यायावर अपने एक्सपीरियंसेस जहाँ खत्म करता है, वहां पर एक टूरिस्ट जाके वो एक्सपीरियंस को जी सकता है।
अब देखिए ना, जैसे एक होता है ना लघु निबंध, हाँ, छोटा शॉर्ट हाँ, निबंध, हाँ, एक होता है राहत, है ना। यस, तो देखो यायावर साहित्य 3 तरीके की बात करता है। यायावर साहित्य क्या करता है कि आप कहीं हो, क्या वो यात्रा है, आप किसी जगह घूम के महाकाल गए तो थोड़ा गली जाना, तो वो यात्रा वृतांत हो गया। आप थोड़ा और लंबे रुक के आपने सीखा, समझा और अनुभव जाने, मान्यताएं समझी, परंपराएं समझी, तो वो यायावर साहित्य हुआ। अब आप इन तीनों में अंतर देख सकते हैं साफ तौर पे। ये एक लॉन्ग ऐसे है, Yes. ये एक शॉर्ट ऐसे है और ये वन लाइनर है। यस, तो यही है मामला, आप इस वक्त क्या जीना चाहते हैं, किस तरह से जीना चाहते हैं, ये सब मायने रखता है। आपकी संस्कृति, आपकी परंपराएं, आप आते कहाँ से हैं, आप कितना मेहनत करने को तैयार हैं, आप कितना कोशिश जानने को उत्सुकता, आपको कितना साहस भरती है आपके अंदर, तो ये सब है, उस पर निर्भर है। लास्टली ऐसी कोई बात जो आप हमारी ऑडियंस को कहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस पॉडकास्ट का पार्ट 3 फॉर श्योर आएगा। मैं सीधा पार्ट 3 पे जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पॉडकास्ट लंबा है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट पे डिवाइड करेंगे, पर हम लोग इसी ट्रैवलिंग में एक और सीरीज पक्का लाएंगे। तो ऐसी कोई बात जहाँ पे मेरी ऑडियंस एक्साइटेड हो, फटाफट से कमेंट करिए कि सर को जल्दी से बुलाओ वापस। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया इस बात के लिए कि उन्होंने यायावरी को इतना महत्वपूर्ण समझा। उन्होंने एक ऐसे आदमी को इनवाइट किया जो चेहरे पर उस चमक के साथ नहीं आता, एक ऐसे आदमी को इनवाइट किया जो बीच की या भीड़ वाले शहरों की सुंदरता के बारे में यायावरी में जिक्र नहीं करता। एक सादे जीवंतता के साथ जूझता हुआ, जो प्रकृति को साथ लिए, सभ्यताओं को साथ लिए, कल्चर को साथ लिए और महान गुरुओं की सीखों को साथ लिए कुछ चीजों को देखने की गुजारिश करता है। एक ऐसा आदमी को आपने बुलाया, उसके लिए सच में धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद। और देखिए, कुछ लोग है ना, 2-3 चीजें हैं कि मैं एक वन लाइनर में कहता हूं कि तुम तब आओगे जब शोहरत आएगी जी, है ना। तो उन लोगों का वेट मत करो, वो तब आएंगे। कुछ चीजें प्लान करके होगी, कुछ चीजें बिना प्लान करके होगी, और जब तक आप अपने आप को धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे वैसे तैयार नहीं करते कहीं जाने के लिए, कहीं समझने के लिए, कहीं जीने के लिए, जीवंत होने के लिए, तब तक नहीं हो पाएंगे। तो उत्सुक होइए, साहस पैदा कीजिए और अपने आप से कहिए कि मैं यायावर हूँ। थैंक यू सो मच। और ये यायावर पे एक लाइन ऑडियंस पे बोलना चाहती हूँ कि जो हमने बात करी, हम सिर्फ ये फिजिकल ट्रैवलिंग की नहीं कर रहे हैं, हम इमोशनल ट्रैवलिंग की भी बात कर रहे हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसलिए जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, जस्ट फाइट विद इट। वो भी एक्सपीरियंस है जो कि आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ये मेरा एड ऑन था, ताकि यू विल कम आउट अ मोर मैच्योर पर्सन इन योर लाइफ।